नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप कृष्णात्रे है और आज हम सर्वेक्षण के बारे में बात कंटिन्यू करते हैं अपनी करना। हम लोगों ने कल जो बात छोड़ी थी वो थी कि साहित्य की समीक्षा कैसे की जाती है और हमने बात यहाँ लाके छोड़ी थी कि अब हाइपोथेसिस का वर्णन क्या लिटरेचर रिव्यू के चैप्टर में ही आएगा या मेथडोलॉजी में जाएगा। और हमने ये कहा था कि आपकी सुविधा पे है, अक्सर जो है हाइपोथेसिस का रेफरेंस जो है उसका जो मेंशन किया जाता है वो आपके लिटरेचर रिव्यू के सेक्शन में ही होता है। तो यही मान के चलते हैं, इस पर अपन संक्षिप्त में बात करते हैं अभी। अब देखिए, मैंने कुछ ऐसी पीएचडी देखी हैं जिसमें कई हाइपोथेसिस होती हैं और मेरे हिसाब से ये बहुत गड़बड़ वाली बात है। ऐसी भी पीएचडी एक दो मैंने देखी हैं जिसमें 15, 20, 25, 30 हाइपोथेसिस हैं। इसका मतलब कि आप ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि आपको किस विषय में किस हद तक, किस दृष्टिकोण से कहाँ कहाँ अध्ययन करना चाहिए। आप सब जगह फैल नहीं सकते। तो उन पीएचडीज के बारे में तो बात ही नहीं करूँगा। एक अच्छी पीएचडी थीसिस में सीमित जो हैं वो हाइपोथेसिस होती हैं। आप इसमें एक से भी कर सकते हैं आप काम, आप 3, 4, 5, 6 भी रख सकते हैं। एक तो ये बात हो गई। तो सीमित हाइपोथेसिस रखें, ज़्यादा हाइपोथेसिस नहीं बनाएं। और एक बात का आप ध्यान रखें कि हाइपोथेसिस सीधा आपके विश्लेषण पे डिपेंड करती है, आप उसकी डेटा की एनालिसिस कैसे करने वाले हैं। तो इसमें थोड़ा आपको सांख्यिकी की जानकारी भी होनी चाहिए। बिना सांख्यिकी की जानकारी के आप हाइपोथेसिस को अच्छी तरह से फ्रेम नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने एक पीएचडी ये देखी थी कि उसमें आप जो है डिफरेंसेस देख रहे हैं। जैसे समझिए आप 2 टेलीविज़न चैनल या 2 अखबार या 2 से ज़्यादा अखबार या 2 से ज़्यादा टेलीविज़न में जो है कई आप कंपैरिजन करना चाह रहे हैं। तो आपने कहा कि हम इन चैनल्स के बीच में हम जो हैं इनके सूचना में किस तरह का झुकाव होता है उस पर हम कंपैरिजन करने वाले हैं। एंकर्स किस तरह का उनका झुकाव होता है उस पर हम अध्ययन करने वाले हैं। समाचार के अंदर कितने नेगेटिव वर्ड्स या कितने पॉजिटिव वर्ड आ रहे हैं इसका हम समाचार में अध्ययन करने वाले हैं। तो इस तरह की बातें में फिर आप जो है ना, एक ही कंपैरिजन टेस्ट आप बार बार नहीं कर सकते हैं। ये तो जब अपन स्टैटिस्टिक्स के बारे में आएंगे तो उस पर बातचीत करेंगे। तो कहने का मतलब मेरा साधारण बात यह है कि जब आप हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं तो आपको ये बात जानना चाहिए कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल किस तरह से आप मेजर कर रहे हैं, क्योंकि वो ही तय करता है कि आप कौन सा एनालिटिकल टूल, स्टैटिस्टिकल टूल जो है लगाने वाले एनालिसिस के लिए। बिना उसके आप हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन में गड़बड़ कर देते हैं और फिर जो है ना कोई और हाइपोथेसिस टूल लगा देते हैं, कोई और हाइपोथेसिस स्टैटिस्टिकल टूल लगा देते हैं, जिससे गड़बड़ हो जाती है। खैर, तो हमने बात कल यहाँ छोड़ी थी कि हाइपोथेसिस कहाँ मेंशन की जाती है रिव्यू ऑफ लिटरेचर चैप्टर के अंदर। तो मैंने 2 बातें कही थी। एक तो कि बीच बीच में आती हैं हाइपोथेसिस और कभी कभी जो है ना अंत में भी दे दी जाती हैं। दोनों के तरीके अपने आप सही हैं। मुझे पहला तरीका ज़्यादा पसंद है। उसमें ये होता है कि आपने लिटरेचर रिव्यू करा है और आपने 2-3 अध्ययनों का उसमें जिक्र किया है और आपने कहा कि इन अध्ययनों में मुझे इस बात की कमी दिखी और यहाँ से मेरी जो है हाइपोथेसिस निकल कर आ रही है। तो आपने 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, जितना भी सीमित रूप से एक अच्छी तरह बनाया एक बात कही और उसमें आपने वो बताया कि इसमें ये कमी है और इस गैप है रिसर्च का और इसकी वजह से इसमें से जो आप हाइपोथेसिस निकाल रहे हैं। एक तो ये तरीका हो गया। फिर आप दूसरी बात पे चले जाइए कि दूसरे बार कुछ और स्टडीज़ का जिक्र कीजिए और इसमें आपको ये गैप दिखा है, इसमें ये कमी दिखी है, लिमिटेशन दिखी है, इसके लिए यहाँ आप इसके अंदर आप जो ये हाइपोथेसिस निकाल रहे हैं। तो इस तरह से आप 2, 3, 4 हाइपोथेसिस का जिक्र कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा गहराई से अध्ययन करने की ज़रूरी है और एक तरह से अध्ययन करते समय बड़े स्पष्ट रूप से आपको पता होना चाहिए कि आप इसका अध्ययन में से ये रिसर्च गैप निकाल रहे हैं और इसके इस तरह की हाइपोथेसिस बनने वाली और हाइपोथेसिस से ये स्टैटिस्टिकल टूल इस्तेमाल होने वाला है। ये 3 बातें जब तक आपको स्पष्ट नहीं होंगी, जब तक आप इस तरह से काम नहीं कर सकते। जो थोड़ा ज़्यादा सरल और साधारण तरीका मगर इक्वली इम्प्रेसिव, इक्वली रिलायबल तरीका ये है कि आप जो है ना पूरा अपना लिटरेचर रिव्यू लिख दीजिए और उसके बाद में आपकी जो 3, 4, 5 जो इतनी भी हाइपोथेसिस हैं उसका आप जिक्र कर दीजिए। तो ये तो तरीका हो गया। कुछ मैंने अच्छे प्रकाशित लेखों के अंदर, जर्नल में, आर्टिकल्स के अंदर ये देखा है कि, और ये तीसरा तरीका है कि आप 2 या 3 हाइपोथेसिस देते हैं मगर एक हाइपोथेसिस को आप स्प्लिट करते हैं कि जैसे आपने फर्स्ट हाइपोथेसिस लिख दी, उसके बाद में 1A, 1B, 1C, तो उसी हाइपोथेसिस से आप जो है 2, 3, 4
जो है ना सब हाइपोथेसिस या दूसरी छोटी हाइपोथेसिस निकालते चले जाते हैं और इन सब को मिला के 2, 3, 4 सब हाइपोथेसिस को मिला के अब एक हाइपोथेसिस का जिक्र करते हैं। इसमें और आपको गहराई की ज़रूरत है, तो मतलब आपके दिमाग में जितनी क्लैरिटी होगी इस विषय के बारे में, जितनी आपकी पकड़ होगी, उस तरह से आप हाइपोथेसिस बनाते चले जाते हैं। तो एक बात का ध्यान रखें, सीमित हाइपोथेसिस रखें। हाइपोथेसिस बनाते समय इसका डिपेंडेंट वेरिएबल को आप प्रश्नावली पे किस तरह पूछेंगे वो देखें, क्योंकि इस पर निर्धारित होता है कि आप कौन सा स्टैटिस्टिकल टूल लगाने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको स्टैटिस्टिक्स की जानकारी होनी चाहिए। ये सब करने के बाद जो है ना आप अपनी पीएचडी पे आगे बढ़ सकते हैं। तो आज हम बात को यहीं ख़त्म करते हैं और आखिरी बात इसके बारे में ये कहूँगा कि अगर आप कोई अच्छी संस्थान में अपने पीएचडी के आधार पर नौकरी ढूंढना चाहते हैं तो एक बात का आपको और ध्यान देना चाहिए, और ये कहीं ना कहीं आपके टाइटल से और आपके रिसर्च रिव्यू ऑफ लिटरेचर पे डिपेंड करता है और आपके हाइपोथेसिस पे निर्भर करता है कि आपकी जो पीएचडी निकलती है उसमें कम से कम आप एक लेख एक अच्छे स्कोपस जर्नल में प्रकाशित कर पाएँ। जब तक यह नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको वो एज नहीं मिलेगी अपनी पीएचडी करने के लिए। नमस्कार।